अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? कौन कौन ऑनलाइन है? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बेटा प्लीज़ मुझे सबसे पहले बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? क्लियर है मेरी आवाज़? और बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज दीजिए जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। हो इज़ देयर? कौन कौन ऑनलाइन है बेटा? बताइए मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू ज़ैनब रिजवान। वालेकुम अस्सलाम माहम। गुड मॉर्निंग जेनिफर। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? थैंक यू माहम। जल्दी जल्दी से बुला लीजिए सभी स्टूडेंट्स को। बहुत ज़्यादा हमारे पास पढ़ने के लिए कंटेंट है, तो जल्दी जल्दी से बुलाएं सबको ताकि हम स्टार्ट करें। मैं मीनवाइल लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। वालेकुम सलाम मारिया अब्दुल्ला हदीका, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, क्या बात है? जस्ट 12 स्टूडेंट्स आर हियर। ओके, 2 से 3 मिनट फर्दर मैं वेट कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स जिसने ज्वाइन कर लें वो जल्दी जल्दी से कर लें, देन वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस लेक्चर।
ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ रहे थे डायबिटीज़ मेलाइटस की। हाइपोग्लाइसीमिया हमने कवर कर लिया था, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस दोनों में आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो स्टार्ट करनी है, हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। उसको हमने स्टार्ट करना है। चलिए, वालेकुम अस्सलाम महकुन्निसा। ट्रीटमेंट सारी हमने पढ़ ली थी। इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या करनी है, कीटोएसिडोसिस की प्रिवेंट किस तरह से करना है। इसके अलावा आपको हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम में स्टार्ट किया था। उसमें आपको डिफाइन कर दिया था कि ये बेसिकली कॉम्प्लिकेशन होती क्या है, कि इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप करती है, और हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट होती है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से वही ऑस्मोटिक डायूरेसिस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन इसमें जो है एसिडोसिस डेवलप नहीं होता। दिस इज़ अ नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से पेशेंट एसिडोसिस की तरफ नहीं जाता। अगर जाएगा भी तो दैट वुड नॉट बी रीजन ऑफ कीटोन बॉडीज। सो अब हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। HHNS अकर मोस्ट ऑफन इन ओल्डर पीपल 50 to 70 years of age who have no known history of diabetes or who have type 2 diabetes. HHNS often can be traced to a precipitating event such as an acute illness such as pneumonia, cardiovascular accident, medications that exacerbate hyperglycemia, or treatment such as dialysis. HHNS जैसे पहले डिस्कस कर लिया था कि टाइप 2 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है। टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली ऐसा भी होता है पेशेंट्स में कि वो अंदर बॉडी में प्रोग्रेस करता था, लेकिन हम उसे डायग्नोज नहीं कर पाते। सडनली कोई ऐसा इवेंट होता है दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द डायबिटीज़, कोई और किसी भी मकसद के लिए आप बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, या फिर जैसे यहाँ डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि डिफरेंट कोई और डिजीज़ हो सकती है जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ती है, या पेशेंट किसी ऐसी ट्रीटमेंट के ऊपर होता है जैसे डायलिसिस हो गया या कुछ मेडिकेशंस हो गई, उसमें हमें पता लगता है कि जी पेशेंट को तो हाइपरग्लाइसीमिया परसिस्ट कर रहा है। देन हम पूरा उसको लुक आउट करते हैं सारी चीज़ों को, तो हमें पता लग जाता है कि जी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसी तरह से HHNS जो सी कॉम्प्लिकेशन है वो भी हमें इन सिनेरियोज में हमें पता लग जाती है। द हिस्ट्री इंक्लूड डेज टू वीक्स ऑफ पॉलीयूरिया विद एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। ऑब्वियसली पॉलीयूरिया तो आपको पता है जो 3 P's है, डायबिटीज़ के हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि पेशेंट को पॉलीयूरिया की कंप्लेन है विद इंक्रीज थर्स्ट। HHNS फ्रॉम DKA is distinguished due to ketosis and acidosis generally do not occur in HHNS partly because of differences in insulin level. HHNS और DKA जो पहले आपको बता दिया था, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है यहाँ हम उसे डिस्टिंग्विश करते हैं, दैट इज़ द बेसिस ऑफ कीटोसिस, कीटोन बॉडीज नहीं बनते, एंड एसिडोसिस, उसी की वजह से फिर एसिडोसिस भी ज़ाहिर बॉडी में नहीं होता, और इसका रीज़न बेसिकली होता है बेटा इंसुलिन के लेवल्स। जो इंसुलिन है टाइप 1 में आपको पता है बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो जाता है, टाइप 2 में डेफिशिएंसी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा ये होता है कि डेफिशिएंसी के चांसेस कम होते हैं, जबकि इंसुलिन एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में बॉडी में मौजूद होते हैं, लेकिन जो उसके रिसेप्टर्स होते हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। सो इसलिए पेशेंट्स विद HHNS do not have the ketosis related gastrointestinal symptoms that leads them to seek medical attention। लेकिन HHNS में यूजुअली पेशेंट्स को जो है वो कीटोसिस से रिलेटेड जो GI सिम्टम्स हम पढ़ रहे थे ना, हमने पढ़ा था कि एसिडोसिस हो जाता है पेशेंट को, उसमें साथ साथ नोजिया, वॉमिटिंग, इलेक्ट्रोलाइट लॉस, ये सारी सिचुएशंस हमने पढ़ी थी। ये यूजुअली HHNS के जो पेशेंट्स हैं इनमें नहीं होता। Instead, they may tolerate polyuria and polydipsia until neurologic changes or an underlying illness or family member or other prompt them to seek treatment. Because of possible delays in therapy, hyperglycemia, dehydration, and hypoosmolarity may be more severe in HHNS. ये वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि जाहिर है ये बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर हम पेशेंट को नहीं डायग्नोज कर पाते इसमें, और पेशेंट बड़े आराम से पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया को टॉलरेट भी करता रहता है, यानी जाहिर है उसे ज़्यादा यूरिन पास आउट होता है और ज़्यादा प्यास लगती है, वो इन चीज़ों को टॉलरेट करता रहता है काफ़ी लंबे अरसे तक, अनटिल अनलेस के जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि वो पेशेंट के अंदर न्यूरोलॉजिक चेंजेस पैदा करना शुरू कर दे। जब उसके अंदर न्यूरोलॉजिक चेंजेस पैदा होना शुरू हो जाती हैं
तो फिर ज़ाहिर है उसे ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है, उसे मूव करना पड़ता है कि जी मुझे ज़ाहिर है फैमिली मेम्बर उसे लेके आते हैं या पेशेंट खुद आता है ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो फिर वो प्रॉपर जब हिस्ट्री लेते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जी पेशेंट को तो पोलीयूरिया था और पोलीडिप्सिया था। फिर हम सारा एचएचएनएस जो पहले डायबिटीज़ को डायग्नोज करते हैं और फिर उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसे इसमें रीज़न भी यही है बेटा कि जब इतना ज़्यादा डिलेड हो जाता है तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपरऑस्मोलैरिटी की सिचुएशन भी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमने इसको डिले कर दिया है। पेशेंट उन चीज़ों को टॉलरेट करता रहता है और हम ट्रीटमेंट की तरफ, इवन डायग्नोसिस की तरफ भी नहीं आते। इसीलिए एचएचएनएस जो होता है जब तक पेशेंट को डेवलप होता है उस वक्त तक पेशेंट का हाइपरग्लाइसीमिया, पेशेंट की डिहाइड्रेशन और हाइपरऑस्मोलैरिटी ज़्यादा सीवियर हो चुकी होती है। Clinical manifestation, clinical picture of HHNS is one of hypotension. This is understood जब वाटर आउट हो रहा है, ब्लड की कंसंट्रेशन लो हो रही है, सो हाइपोटेंशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन का किस तरह पता लगता है हमें? अब डिहाइड्रेशन ज़ाहिर है पेशेंट कोई ना कोई फीचर शो कर रहा होगा जिससे हमें पता लगेगा पेशेंट डिहाइड्रेटेड है। वो ड्राई म्यूकस ब्रेन होगी, उसकी पुअर स्किन टर्गर होगा। हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है तो कंपनसेटरी, दिस इज अंडरस्टूड, टेकिकार्डिया होगा पेशेंट को। और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस जो है, ऑल्ट्रेशन इन सेंसोरियम, सीजर्स और हेमीपैथेसिस भी हो सकता है। यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का जब इम्बैलेंस हो जाता है तो जो न्यूरोलॉजिकल ब्रेन के अंदर उसका इफेक्ट आना शुरू होता है और ब्रेन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग देख लेते हैं बेटा। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इंक्लूड अ रेंज ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट इंक्लूडिंग ऑब्वियसली ब्लड ग्लूकोज लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम ऑस्मोलैरिटी and arterial blood gas analysis. The blood glucose level is usually 600 to 1200 milligram per deciliter and the osmolarity exceeds 350 milliosmoles per kg. Electrolyte and blood urine nitrogen level are consistent with the clinical picture of severe dehydration. जितना ज़ाहिर है डिहाइड्रेटेड होगा पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल क्या है उसी के अकॉर्डिंगली ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल और इलेक्ट्रोलाइट की जो पिक्चर है वो शो होगी। बाकी मेंटल स्टेटस चेंजेस, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स एंड हेलुसिनेशंस आर कॉमन सेकेंडरी टू द cerebral dehydration that results from extreme hyperosmolality. Postural hypotension accompanies the dehydration. जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है किसी और वजह से भी हो, अगर सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो तो उसे पोस्टरल हाइपोटेंशन ज़रूर होती है। मैनेजमेंट आ जाती है। द ओवरऑल अप्रोच टू द ट्रीटमेंट ऑफ एचएचएनएस इज सिमिलर टू दैट ऑफ डीकेए, बिकॉज इसमें भी तो वही सब हो रहा है ना कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, इंसुलिन एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। सो ऑलमोस्ट वही अप्रोच है जो हमने डीकेए के लिए यूज़ की। फ्लूइड रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना है और इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। बिकॉज पेशेंट विद एचएचएनएस आर टिपिकली older, close monitoring of volume and electrolyte status is important for prevention of fluid overload, heart failure, and cardiac dysrhythmias. And how we have to monitor the patient for fluid overload. I have already discussed with you the methods कि हम पेशेंट के वाइटल साइंस को असेस करते हैं, उसके जो लंग साउंड्स हैं उसको हमने असेस करना होता है, बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होता है, और पेशेंट के जो ईसीजीज करते हैं हम साइड बाय साइड। ये वो बेसिकली बेसिक मेथड्स होते हैं टू चेक वेदर पेशेंट इज़ नॉट गोइंग अंडर द फ्लूइड ओवरलोड। बाकी फ्लूइड ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड विद वही नॉर्मल सेलाइन से या फिर हाफ स्ट्रेंथ नॉर्मल सेलाइन से स्टार्ट करते हैं। इट विल अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन कि पेशेंट का सोडियम लेवल कितना है, वो हाइपरटेंसिव तो नहीं है। इन चीज़ों को देख के हम डिसाइड कर लेते हैं। सेंट्रल वीनस और हीमोडायनामिक प्रेशर मॉनिटरिंग गाइड फ्लूइड रिप्लेसमेंट। वी ऑल नो सीवीपी लाइंस हम ऐसे पेशेंट को समटाइम पास करनी पड़ जाती है जिससे सेंट्रल वीनस प्रेशर आपको गाइड करता रहता है बड़ा एक्यूरेटली कि पेशेंट का जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट है उसकी क्या सिचुएशन है, फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हो रहा या फिर पेशेंट अंडर लोडेड है। बाकी पोटेशियम इज एडेड टू द आईवी फ्लूइड व्हेन यूरिनरी आउटपुट इज एडिक्वेट एंड इज गाइडेड बाय कंटिन्यूअस ईसीजी। कल भी ये बातें डिस्कस की थी। पोटेशियम पेशेंट को देते हैं अगर पेशेंट का कुछ ऐसा किडनीज का इशू नहीं है, एडिक्वेटली यूरिन पास कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ पोटेशियम भी आउट हो रहा है। सो हमें पोटेशियम आईवी फ्लूइड से नहीं होते हैं, बट साइड बाय साइड हमें डिस्रिथमियास को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है। वो हम ईसीजी के थ्रू कर लेते हैं कि पेशेंट को हाइपरक्लेमिया हो गया तो वो डिस्रिथमिया कॉज कर सकता है उसे। एंड प्लस ऑब्वियसली फ्रीक्वेंटली हम लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन भी दे सकते हैं पोटेशियम की।
Extremely elevated blood glucose concentration decrease as the patient is rehydrated. जैसे जैसे पेशेंट को जाहिर है ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है ड्यू टू, ठीक है, इट्स सेल्फ भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब पेशेंट रिहाइड्रेट करता है तो वो जो बहुत ज़्यादा रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो अपनी जगह पे वापस आना मतलब लो होना शुरू होता है। साइड बाय साइड इंसुलिन प्लेज अ लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ HHNS बिकॉज इट इज़ नॉट नीडेड फॉर रिवर्सल ऑफ एसिडोसिस एज इन DKA। एक जो देख लें यहाँ पे डिफरेंस आ गया, अभी तक तो हम वही ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे सारा जो DKA के लिए था। HHNS में हम दो रीजंस है, एक तो पहली बात एसिडोसिस नहीं है, इसलिए हमें एसिडोसिस को रिवर्स करने के लिए वो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन कंटिन्यूसली हमने पंप के साथ अटैच कर दिया था, एडमिनिस्टर कर रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी डोंट नीड टू रिवर्स द एसिडोसिस। और प्लस इंसुलिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा लो कंसनट्रेशन में नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द टाइप 1 डायबिटीज़, इसलिए हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। Other therapeutic modalities are determined by the underlying illness and the results of continuing clinical and laboratory evaluation. It may take 3 to 5 days for neurological symptoms to clear, and treatment of HHNS usually continues well after metabolic abnormalities has resolved. Frequent self-blood glucose monitoring is important in prevention of recurrence of HHNS. बाकी वही है अदर थेराप्यूटिक मोडालिटीज़ का मतलब ये है पेशेंट की जो भी कोई साइन सिम्टम अपेयर हो रहे हैं और जो हमें लेबॉरेटरी फाइंडिंग हमें गाइड कर रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को। इसके अलावा तकरीबन 3 से 5 दिन लग सकते हैं कि पेशेंट के वो जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे थे वो ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और ऑब्वियसली HHNS जो है वो हम मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ अगर ठीक हो जाती हैं हमारी तो HHNS जो है यूजुअली अच्छा सा वेल कंटिन्यू रहता है। और प्लस बेटा सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम HHNS से प्रिवेंट कर सकें। जैसे हमने DKA की प्रिवेंशन पढ़ी थी, इसी तरह से अगर सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो हम अपने पेशेंट को HHNS से प्रिवेंट कर सकेंगे। ये तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस थी, हाइपोग्लाइसीमिया आपको पढ़ाया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पढ़ाया, हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन केटोटिक सिंड्रोम आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, यानी जो जब ज़्यादा टाइम गुजर जाता है पेशेंट्स को डायबिटीज़ डेवलप हुए तो उस वक्त जो कॉम्प्लिकेशंस उन्हें डेवलप होती हैं दैट आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। इन्हें अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपको जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन मैं पढ़ा चुकी हूँ उन तीनों कॉम्प्लिकेशंस में कोई भी क्वेश्चन है आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो मुझे बता दीजिए, वो क्वेश्चन कर लें, उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की तरफ मूव करते हैं।
ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम आपको क्लियर है तो हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा जनरली देख लेते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती क्या हैं। द जनरल कैटेगरीज ऑफ लॉन्ग टर्म डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस आर मैक्रोवास्कुलर डिजीजेस, माइक्रोवास्कुलर डिजीजेस एंड न्यूरोपैथी। यानी हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ मैक्रोवास्कुलर के अंडर आ जाती हैं, माइक्रोवास्कुलर एंड न्यूरोपैथी। The specific causes and pathogenesis of each type of complication are still being investigated। यानी अभी तक हम इन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को, आपने कॉमनली भी सुन रखी होंगी कि वो जो पारिस्थीजियाज होना शुरू हो जाता है, रेटिनोपैथी होना शुरू हो जाती है, डायबिटिक फुट हो गया, इन चीज़ों को अभी तक ठीक है कुछ चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जो मैं बार बार बताती रहती हूँ कि ग्लूकोज इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज और अदर ऑर्गेनिजम्स और इस तरह की चीज़ें तो हमने, लेकिन हम प्रॉपरली अभी तक कि व्हाट इज़ द बेसिकली रीज़न ऑफ डायबिटीज़ हैविंग इफेक्ट ऑन द वेसल वॉल के ऊपर जो इफेक्ट है दैट इज़ स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। हम क्लियरली एक कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सके हैं। However, it appears that increased level of blood glucose may play a role in neuropathic diseases, microvascular complications, and risk factor contributing to macrovascular complications. Hypertension may also be a major contributing factor, especially in macrovascular and microvascular diseases. This is understood कि जाहिर है hypertension this is related to the blood and blood disease in this and blood vessels की disease है basically. So इसका बड़ा इफेक्ट है हमारी वेसल्स के ऊपर, वेदर दे आर मैक्रो और माइक्रोवास्कुलर, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आर सीन इन बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज बट यूजुअली डू नॉट अकर विद इन द फर्स्ट 5 to 10 years आफ्टर डायग्नोसिस। इसके अलावा रीनल जिन जो माइक्रोवास्कुलर डिजीजेस में आती है, इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आर मोर प्रिवेलेंट इन ओल्डर पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज। ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आपको दोनों में नजर आएंगी, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में, और जाहिर लॉन्ग टर्म नाम से समझ आ रहा है आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज में लाइट 5 to 10 years के बाद आपको ये डिजीजेस नजर आती हैं। बाकी बेटा रीनल डिजीजेज हैं या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, जाहिर है माइक्रोवास्कुलर और मैक्रो थोड़ा सा ये बहुत अंडरस्टूड है कि किडनीज की जो डिजीजेज होती हैं या माइक्रोवास्कुलर डिजीजेज ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ में। क्यों? क्योंकि जाहिर है यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है, अर्ली स्टेज पे ये आइडेंटिफाई भी हो जाता है। तो वो जाहिर है किडनी का जब एक थ्रेशोल्ड ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको रीनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, माइक्रोवास्कुलर डिजीजेज हो जाती हैं। और इसके अलावा जो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हमें नजर आती है। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने डिवाइड कर दिया है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। अब मैं पहले मैक्रोवास्कुलर यानी लार्जर वेसल्स की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। डायबिटिक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन द मीडियम टू लार्ज ब्लड वेसल्स। होता क्या है बेसिकली बेटा कि ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, जो उसकी दीवारें होती हैं, वो थिक हो जाती हैं अंदर की साइड से, यानी जो ल्यूमन होता है वो थिक होना, शॉर्टन होना शुरू हो जाता है। ल्यूमन की साइड से वॉल्स थिक होंगी तो अल्टीमेटली ल्यूमन शॉर्टन होना शुरू हो जाएगा। स्क्लेरोज का क्या मतलब होता है कि वो एक कहना चाहिए कि ब्लड वॉल के साथ साथ वो थिक और हार्ड होना शुरू हो जाता है एंड बिकम ऑक्लूडेड बाय प्लैक दैट एडहेयर्स टू द वेसल वॉल, इवेंचुअली ब्लड फ्लो इज ब्लॉक्ड। सिंपली ब्लड की जो वेसल्स हैं, लार्जर या मीडियम ब्लड वेसल्स हैं, वो एक तो थिक होना शुरू हो जाएंगी अंदर अंदर, उसके अंदर जो प्लैक्स हैं वो बन के, यदि जाहिर है वो फैट के भी हो सकते हैं, ब्लड का अपना क्लॉट भी हो सकता है, उन्हें प्लैक कहते हैं, वो बन के ब्लड की जो वॉल है उसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और उसका ल्यूमन कम हो जाता है। ब्लड फ्लो जो है वो अल्टीमेटली फिर जाहिर अगर बिल्कुल बंद हो जाएगा तो वो ल्यूमन बंद हो जाएगा तो ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है। दीज अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस टेंड टू अकर मोर ऑफन एंड एट एन अर्लियर एज इन पेशेंट विद डायबिटीज। अच्छा, ये जो अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हैं, ये जो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, ये जाहिर है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में आती हैं, तो ये किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ जाती है कि पेशेंट को ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आती हैं, अर्ली स्टेज पे आ जाती हैं।
Coronary artery disease, cerebrovascular disease, and peripheral vascular disease are the three main types of macrovascular complications. अब macrovascular complication में further आपको मैंने बता दिया कि जाहिर है हार्ट की वेसल्स को इन्वॉल्व कर सकती हैं. कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज में सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेज यानी ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ये डिजीज जाहिर एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हो सकती हैं, और बाकी पूरी बॉडी की वेसल्स में किसी जगह पे भी हो सकती हैं. दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल वास्कुलर diseases. So, myocardial infarction (MI) is twice as common in men with diabetes and 3 times as common in women with diabetes. देखिए मैंने आपको बताया कि ये वेसल्स की कॉम्प्लिकेशन किसी को भी हो सकती है, MI किसी को भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि MI जैसे यहाँ पे भी लिखा कि 2 to 3 टाइम्स जो है वो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें बढ़ जाते हैं इसके चांसेस. देयर इज आल्सो एन इंक्रीज रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम MI एंड एन इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ अ सेकंड MI. एक और सिचुएशन क्या है कि MI होने के बाद जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें सेकेंड और थर्ड MI होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो एक नॉन डायबिटिक पेशेंट में नहीं होते. और दूसरा जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं MI के बाद, यानी हार्ट ब्लॉक हो सकता है, कंडक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ये वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो MI के बाद हो सकती हैं. तो ये भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं डायबिटिक पेशेंट में कि उनको ये डेवलप हो जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस बहुत अर्ली एज़ कम्पेयर टू द नॉन डायबिटिक पेशेंट. कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज जो है 50 to 60% ऑफ ऑल डेथ्स अमंग पेशेंट विद डायबिटीज़. देखें जो डायबिटीज़ होती है जिन लोगों को, एक रिसर्च ने एक एवरेज बताया कि तकरीबन 50 to 60% जो पेशेंट होते हैं, यानी ओवरऑल डायबिटिक पेशेंट के 50 to 60% डायबिटिक पेशेंट की डेथ जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज की वजह से होती है. द टिपिकल इस्कीमिक सिम्टम्स मे बी एब्सेंट इन पेशेंट विद डायबिटीज़, देयरफॉर द पेशेंट मे नॉट एक्सपीरियंस द अर्ली वार्निंग. अच्छा, रीज़न भी देखें ना, जाहिर है वो जो बॉडी में पहले ऐसा ऐसा स्कीमिक चेंजेस होती रहती हैं, लेकिन क्या है स्कीमिक चेंजेस अगर एक नॉर्मल इंसान के अंदर होंगी तो नॉन डायबिटिक के अंदर होंगी. नॉर्मल से मतलब ये नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट इज एन एबनॉर्मल, नहीं. अगर एक हेल्दी इंसान के अंदर स्कीमिक चेंजेस होंगी तो फ़ौरन से वो उन सिम्टम्स को महसूस कर लेगा, क्योंकि जाहिर है उसको सबसे पहली चीज़ पेन होती है, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा. लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं आपको पता है उनकी न्यूरोपैथीज भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनकी उस तरह से सेंस करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, उनके सेंसेस उस तरह से काम नहीं कर रहे होते. तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उनको इस्कीमिक चेंजेस होती हैं बॉडी में, लेकिन वो उसे सेंस नहीं कर पाते. इसलिए भी डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरह से डेथ्स होने के. देयरफॉर द पेशेंट मे नॉट एक्सपीरियंस द अर्ली मॉर्निंग साइन ऑफ डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो एंड मे हैव साइलेंट MIs which may be discovered only as changes on the ECG. However, ECG changes may not be apparent. This lack of ischemic symptom may be secondary to autonomic neuropathy. ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया. अब आ जाते हैं सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस की तरफ. जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं, सेरेब्रल ब्लड वेसल्स आर सिमिलरली अफेक्टेड बाय एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, occlusive changes or the formation of an embolus elsewhere in the vasculature that lodges in a cerebral blood flow can lead to transient ischemic attacks and strokes. People with diabetes have twice the risk of developing cerebrovascular disease and an increased risk of death from CVA. जो cerebral blood vessels हैं, इसी तरह जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हमने पढ़ी, उसी तरह से सेरेब्रल ब्लड वेसल्स का भी सारा सिनेरियो है कि उसमें भी जाहिर एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होती हैं, और अगर वो प्लैक या एम्बोलस जो है वो ओक्लूड कर देगा किसी भी ब्लड वेसल को, तो ब्रेन के उस पर्टिकुलर जो एरिया है उसे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो वो एरिया जो है इस्कीमिक हो जाएगा, और उसी को हम स्ट्रोक कहते हैं जाहिर है. और इस तरह के पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं उनके अंदर डबल चांसेस होते हैं CVA होने के, सेरेब्रोवास्कुलर अटैक होने के, और उनके अंदर डेथ का रीज़न भी डबल चांसेस होते हैं कि CVA की वजह से ऐसे पेशेंट्स की डेथ हो सकती है. इन एडिशन रिकवरी फ्रॉम अ स्ट्रोक. अब ठीक है, एक तो हमने ये चांसेस पढ़ लिए कि जी डायबिटिक पेशेंट में डुअल चांसेस होते हैं CVA होने के और CVA की वजह से डेथ होने के. इसके साथ साथ रिकवरी भी बड़ी मुश्किल होती है डायबिटिक पेशेंट में एज़ कम्पेयर टू द नॉन डायबिटिक पेशेंट्स. रिकवरी फ्रॉम अ स्ट्रोक may be impaired in patients who have elevated blood glucose level at the time of and immediately after a stroke. अगर at the time of stroke और immediately after the stroke blood glucose level बहुत ज़्यादा है तो और ज़्यादा चांसेस हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता. बिकॉज सिम्टम ऑफ CVA may be similar to the symptom of acute diabetic complication such as हमने पढ़ा था ना HHNS में, जब हाइपर
HHNS हो या फिर हाइपोग्लाइसीमिया, दोनों में हमने पढ़ा है कि पेशेंट को जो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम गलती से उस CVA को उसके साथ अटैच कर देते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद पेशेंट को HHNS या फिर हाइपोग्लाइसीमिया है, जिसकी वजह से पेशेंट के जो ब्रेन के फंक्शन है वो इफेक्ट कर रहे हैं, जबकि वो CVA की वजह से हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ट्रीट एबनॉर्मल लेवल रैपिडली इन पेशेंट विद दीज सिम्टम्स सो दैट testing and treatment of CVA can be initiated promptly if indicated. Atherosclerotic changes in the large blood vessels of the lower extremities are responsible for the increased incidence 2 to 3 times higher than in a non-diabetic patient of occlusive peripheral arterial diseases in patient with diabetes. इसके अलावा ये तो हमने coronary artery diseases में पढ़ लिया, ब्रेन में पढ़ लिया, फिर तीसरी चीज़ हमने पढ़ी पेरिफेरल में। सो ये जो अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होती हैं, अगर लोअर हमारी जो स्पेशली लेग्स हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की लार्ज ब्लड वेसल्स में अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होंगी, तो डायबिटिक पेशेंट में 2 से 3% 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं कि उनको ऑक्लूसिव पेरिफेरल डिजीजेस हो जाती हैं, यानी उनकी पेरिफेरीज में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ज़ाहिर उनमें ऑक्लूजन हो जाएगी, हो जाएगी तो आपकी लेग्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से अगर कोई वूंड हुआ है तो वो ज़ाहिर है ठीक नहीं हो पाएगा, पेशेंट रिकवर नहीं कर पाएगा, या फिर आगे हम फर्दर डिजीजेस पढ़ेंगे कि वो आपको पता है किसी भी एरिया को ज़ाहिर अगर ब्लड सप्लाई ना मिले तो वो इस्कीमिक हो जाता है, और इवन लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह की सिचुएशन रहे तो वो गैंग्रीन डेवलप हो जाता है और उसे एम्प्यूटेशन करनी पड़ती है। सो ये सारी चीज़ें बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग है। सो साइन सिम्टम ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस के भी ऑब्वियसली जिस तरह से हमने MI के बारे में पढ़ा, CVA के बारे में पढ़ा, इसी तरह से जो साइन सिम्टम्स कुछ ना कुछ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस के भी होंगे। पेरिफ्रीज में अगर मैक्रोवास्कुलर डिजीज हो गई है, इट इंक्लूड पेरिफेरल पल्सेस अगर आप चेक करें तो वो डिमिनिश होंगी, ठीक है, और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होगी, यानी पेशेंट को पेन, इसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं कि बटक्स में, थाइज में और काफ में चलते फिरते हुए पेन होगा ज़्यादा पेशेंट को, ये सिम्टम्स हमें बताएंगे। द सिवियर फॉर्म ऑफ आर्टेरियल occlusive diseases in the lower extremities is largely responsible for the increased incidence of gangrene and subsequent amputation in patient with diabetes. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बेटा उसके बाद न्यूरोपैथी आती है। न्यूरोपैथी एंड इम्पेयरमेंट्स इन वुंड हीलिंग आल्सो प्ले अ रोल इन डायबिटिक फुट डिजीज। ये भी आपको बता दिया कि डायबिटिक पेशेंट को ज़ाहिर है अगर किसी भी किस्म की फुट डिजीज हो जाती है, कोई वुंड हो जाता है, वो तो उसकी न्यूरॉन्स इतने अच्छे काम नहीं कर रहे, उसकी नर्व्स इतनी अच्छे काम नहीं कर रही, तो इसलिए वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता। जो न्यूरोपैथी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी डायबिटिक पेशेंट के डायबिटिक वुंड को हील करने में। अब रोल ऑफ डायबिटीज इन मैक्रोवास्कुलर डिजीजेज तीनों आपको पढ़ा दी, और शॉर्टली मैं आपके साथ रीजन भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि डायबिटीज का क्या रोल है शॉर्टली, और हम देख लेते हैं कि रिसर्चेज इस पे क्या कह रही हैं। रिसर्चर्स कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन द डायबिटीज एंड द मैक्रोवास्कुलर डिजीजेस। द मेन फीचर यूनिक टू डायबिटीज इज एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, हाउएवर अ डायरेक्ट लिंक हैज नॉट बीन फाउंड बिटवीन हाइपरग्लाइसीमिया एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बात पहले आपसे डिस्कस कर ली थी मैंने कि अभी तक इस चीज़ पर रिसर्चेस चल रही हैं, हम प्रॉपर्ली किसी एक कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सके। फिलहाल हम जो एक चीज़ जान सकें वो यही है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस ब्लड वेसल्स के अंदर आना शुरू होती है, क्योंकि वही ब्लड वेसल्स है ना जिनके अंदर ब्लड भी घूम रहा है, ग्लूकोज भी घूम रहा है, और उन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आ रही हैं। सो फिलहाल रिसर्चर्स यही कहते हैं कि यही एक रिलेशन है जो इसके अंदर मौजूद है। जिसकी वजह से बॉडी को जो है ज़्यादा हो जाता है और क्लियर हो रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? समझ आ रही हैं सारी चीज़ें? Although it may be tempting to attribute the increased prevalence of macrovascular diseases to the increased prevalence of certain risk factors such as obesity, triglyceride level, hypertension in patients with diabetes, there is a higher than expected rate of macrovascular diseases among patients with diabetes compared with patients without diabetes who have the same risk factor. Therefore, diabetes itself is seen as an independent risk factor for accelerated atherosclerosis. अच्छा, अब एक और बात ये भी पहले बता चुकी हूँ। एक और चीज़ आ जाती है, अब ये भी सवाल हो सकता है कि जी आपने कह दिया कि एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लेक फॉर्मेशन जो है वो डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट्स में, मतलब उसका इफेक्ट है ब्लड ग्लूकोज लेवल का उसके ऊपर, इसलिए हो जाती है। अब उनका यहाँ ये सवाल है कि जी मोटापा, ओबेसिटी, किसी के कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है,
हाइपरटेंशन है, ये भी तो वो रिस्क फैक्टर हैं जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करते हैं। आपने सुना है ना, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी कहते हैं ना, इससे दिल की बीमारियां हो जाती हैं, इससे स्ट्रोक हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों की वजह से भी तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, लेकिन रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ऑल्दो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर who can contribute toward the formation of atherosclerosis और atherosclerotic changes, in spite of this उन्होंने कहा कि अगर जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसके उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर जो है, मतलब ज़्यादा 2 to 3 टाइम मोर चांसेस होते हैं कि ऐसे पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आ जाएंगी एज कम्पेयर टू द नॉन डायबिटिक पेशेंट एंड हैविंग दीज फैक्टर्स। ये बात समझ आई जो मैंने बताई? तो उन्होंने ये कहना, उनका ये कहना है कि जी जो डायबिटीज़ है वो इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है फॉर एक्सेलरेटिंग द चांसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑल्दो ओबेसिटी, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होना, हाइपरटेंशन, ये भी एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस बिल्कुल बॉडी में करते हैं, कॉज करते हैं, लेकिन उसका क्या है कि डायबिटिक पेशेंट में फिर भी 2 to 3 टाइम मोर चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉन डायबिटिक पेशेंट। सो डायबिटीज इटसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर एक्सेलरेटिंग एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस इन द body. Other potential factor that may play a role in diabetes related to the atherosclerosis include, इसके अलावा और कौन कौन से potential कुछ risk factors हो सकते हैं जो patient में हो सकता है वो factor भी atherosclerosis cause कर रहे हो, वो बेटा platelet and clotting factor abnormality, this is really understood। platelet aggregation बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसका काम क्या है, या clotting factor, इन दोनों का काम ही blood को clot करना है। अगर ये एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बॉडी में हो जाएंगे तो ब्लड जो एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी के साथ और एक फ्लो के साथ बॉडी में फ्लो कर रहा है तो वो वहाँ पे क्लॉट्स बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि ब्लड वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। और बाकी बेटा डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, मोल्ड हो जाते हैं आराम से। अगर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी तो जाहिर है वो उस तरह से ब्लड के अंदर वो नहीं हो सकेगा ना, जो ब्लड है उसके अंदर से, ब्लड वेसल के अंदर से वो उस तरह से मूव नहीं कर सकेगा, फिर वो एक जगह पे एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। एग्रीगेट होना शुरू हो गए तो वही तो प्लैक है, और कौन सी चीज़ प्लैक है। डिक्रीज ऑक्सीजन रिलीज, changes in the arterial wall related to hyperglycemia and possibly hyperinsulinemia, ये वो कुछ potential factors हैं जो फर्दर डायबिटीज़ के अलावा मतलब जो हमने 2-3 ऊपर फैक्टर पढ़े और डायबिटीज़ पढ़ा, उसके अलावा ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर रहे होते हैं। अच्छा, सारा ने कोई क्वेश्चन किया है वो पढ़ लेते हैं पहले। मैम, रेज्ड ग्लूकोज कन्वर्ट टू फैट, दैट्स व्हाई एथेरोस्क्लेरोसिस अकर। रेज ग्लूकोज, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है? शायद सर आप ये कहना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है, जो ग्लूकोज होता है वो तो फैट में नहीं कन्वर्ट हो सकता। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बढ़ रहा होता है तो हमारी जो इंसुलिन होती है वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ले जाके एडिपोज टिश्यूज़ में डिपॉजिट कर देती है, फैट टिश्यूज़ में डिपॉजिट कर देती है। सो यहाँ तो हमारे पास इंसुलिन ही नहीं है ना। डायबिटीज़ में तो प्रॉब्लम ही यही हुई हुई है कि हमारा ग्लूकोज ही इसीलिए बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो ग्लूकोज है वो पर्टिकुलरली आप ये कह सके कि वो एक कार्ब्स की ज़ाहिर एक फॉर्म है तो वो फैट में कन्वर्ट हो गई है, ऐसा नहीं होता। बस यही रीज़न है कि जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस ज़्यादा ब्लड वेसल की जो वॉल है उसके अंदर कॉज करता है, लेकिन वही बात अभी पर्टिकुलरली एक एग्जैक्ट जो वजह है, जो रीज़न है, वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की जा सकी। जी सारा, मैं ये कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो फैट में नहीं कन्वर्ट होता। एक्स्ट्रा ग्लूकोज तो इंसुलिन की वजह से जाके आपके एडिपोज टिश्यूज में जमा हो जाता है, फैट जो है। अच्छा जी, मैनेजमेंट देख लेते हैं। द फोकस ऑफ मैनेजमेंट इज अग्रेसिव मॉडिफिकेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर तो हमने इसमें रिस्क फैक्टर ही पढ़े ना जिनकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। सो मैनेजमेंट बड़ी अग्रेसिव होती है कि हमें पेशेंट की पूरी लाइफ को मॉडिफाई करना है, लाइफ स्टाइल को, और रिड्यूस करना है रिस्क फैक्टर्स को।
This involves prevention and treatment of the commonly accepted risk factor for atherosclerosis. सबसे पहले तो जाहिर है एथेरोस्क्लेरोसिस से रिलेटेड जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हाइपरटेंशन पढ़ा हमने, अभी कुछ पोटेंशियल रिस्क फैक्टर पढ़ा है, इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होना, इन सारी चीज़ों को पहले तो प्रिवेंट करें, मतलब विद इन नॉर्मल रेंज लेके आएँ या फिर इसे हम ट्रीट करें। उसके बाद MNT एंड एक्सरसाइज आर इम्पॉर्टेंट इन मैनेजिंग ओबेसिटी, जो ज़ाहिर है मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी है और एक्सरसाइज है। ओबेसिटी इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी को मैनेज करें, हाइपरटेंशन को मैनेज करें, ट्राइग्लिसराइड लेवल को मैनेज करें। इसके साथ साथ मेडिकेशन दी जाती है ताकि हम लिपिड्स को और हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकें। बाकी स्मोकिंग सेसेशन है बेटा, जाहिर है वो तो बहुत नुकसानदेह है, स्मोकिंग की सेसेशन ज़रूरी है। फिर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना है। इट विल रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड कंसंट्रेशन एंड कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अल्टीमेटली अगर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो अल्टीमेटली जो ट्राइग्लिसराइड लेवल हैं, फैट्स हैं, वो भी कम होंगे। व्हेन मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन डू अकर, पेशेंट may require increased amount of insulin or may need to switch from oral anti-diabetic agent to insulin during illness। इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना है कि अगर पेशेंट को मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो पेशेंट को चाहिए, जाहिर है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्यों डेवलप हो गई, इसलिए कि हमारा ग्लूकोज लेवल नहीं मेंटेन हो पा रहा विद इन द नॉर्मल रेंज, तो अब पेशेंट को हम ओरल एंटी डायबिटिक से इंसुलिन की तरफ मूव कर देते हैं, फॉर द टाइम बीइंग कर देते हैं। यानी जो वो इलनेस का पीरियड है उसमें हम कर देते हैं, फिर अगर हमें चेंज दोबारा से इसको ओरल पे लाना पड़े तो उसे हम ओरल पे ले आते हैं। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन इंशाल्लाह हम अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बेटा। अभी तमाम स्टूडेंट जो हैं जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। एंड प्लीज़ रोज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, एक मरतबा अपना नाम रोल नंबर एक मरतबा लिख दिया करें, ठीक है बेटा। चलिए अब सब बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। अब उसका प्लास्टिक का सैंपल जो हमने लिया उसमें जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस था, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो 6 मिलीमोल से लेके 7 पॉइंट जो है 8 मिलीमोल तक अगर आ जाए, लेस देन 7 मिलीमोल 7.8 तो उसका फिर बॉर्डर लाइन होता है, लेस देन 7.8 मिलीमोल तक आ जाए। 6 का तो वो जो है एक्सक्लूड था उसको शुगर की, अब 7.8 से कम 6 से लेकर आया, दैट ये फास्टिंग का सेलिब्रेशन है उसकी बात है। फिर अगर मोर देन 7.8 मिलीमोल पर लीटर की संख्या तो इट मींस कि प्लांट डायबिटीज ना के जो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसके बाद वो आज के बाद हमने सैंपल लिया था उसका टेस्ट क्या होगा, आज के बाद जो सैंपल लिया था उसका टेस्ट मोर देन 7.8 मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से अगर होगा तो वो ऐसे जो सारे रैंडम ग्लूकोज लाया, ओके, ग्लूकोज पिलाने के 2 घंटे के बाद that means कि डायबिटीज ठीक हो गया। इसलिए हमने दोनों टेस्ट जब फेल कर दिए, एक फास्टिंग वाला वो फास्टिंग वाला टेस्ट लेस देन 16 को और दूसरा जो हमने रैंडम में दिया था वो वो लेस देन 7.8 डायबिटीज माइनस जो है वो एक्सक्लूड है, जब डायबिटीज माइनस एक्सक्लूड है तो है। Treatment में more than 7.8 millimole से लेके 11 less than 11 millimole पर लीटर है, और तो इससे जो है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगा, और इसका फास्टिंग का सैंपल मैंने बता दिया था 6.6 मिलीमोल से 7.8 मिलीमोल तक है वो फास्टिंग, और रैंडम जो है वो 7.8 से 11 मिलीमोल तक। तो हम लेबल करते हैं कि ये पेशेंट में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है।
A friend whose progress with her, not more than 7.8 million per meter था, लेकिन जब 11.2 जो है 11 more than 11 million अब दोनों फोर्स को हमने देखना कि अगर मैच करें दैट मींस इक्वेशन का जो है फ्रेंड डायरेक्टली मैटर ठीक हो गया ये मेरी फोर्स हो गई उसकी टाइप से क्या होता है कि टेस्ट क्या क्या होता है और उस टेस्ट को करते कैसे हम उसकी रिपोर्ट में यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट को कैसे हमें रीड करना तो अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है जैसे इसका डायबिटीज जो है मैलफॉर्मेशन अब इसमें जो जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज में किडनी फेलियर हो जाता है और बहुत सारी जो है डिजीज हो जाती है जहाँ मदर को कुछ नहीं है मदर को कुछ नहीं होना क्योंकि जो जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो इतने पीरियड में इस जेस्टेशनल डायबिटीज मेडिसिन मां को कुछ नहीं है क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादातर फीटस इन्वॉल्व होता है फीटस को क्या होगा जेस्टेशनल मैलफॉर्मेशन अब जेस्टेशनल मैलफॉर्मेशन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट neural tube defection will be malformation or spontaneously very useful. इसमें more risk होता है तो spontaneous miscarriage हो जाता है औरत को sometimes बताते हैं और वो खुद से जो है उसका miscarriage होगा और sometimes जो है जो इसको fetus जो है अंदर इसके उसकी जो है सेट में तो नहीं बने उसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है और हमें खुद और एक बिजनेस करना तो तीसरा जो है कॉम्प्लिकेशन में वो मैक्रोसोमा जो मैंने बताया था कि फीटस का वेट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा अगर ओके स्टूडेंट्स किसी ठीक है मैं नेम रिकॉल कर देती हूँ जो मेरे पास एब्सेंट शो हो रहे हैं और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो मुझसे पूछ लीजिए या क्लियर है तो भी बता दें नेम सुनने जो मेरे पास आज एब्सेंट हैं अक्सा लियाकत एब्सेंट है अरूज फवाद और जी आज का मैं स्टूडेंट एब्सेंट खानसा बीबी मदिया फातिमा और महानूर और जी मोहम्मद तलहा रसब इसके बाद जी सबा परवेज़ और शबाज अली ज़ैबुन्निसा और ज़ैनब शबीर सना नाज फिज़ा मुनीर और रक्सा तमसील सना नाज प्रेजेंट है अच्छा ठीक है सना आपकी अटेंडेंस होगी और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मैंने मिस किया अरूज इस्लाम अरूज आपकी अटेंडेंस ऑलरेडी हो चुकी है कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लीजिए अब यहाँ बाकी सारी चीजें जो है कॉम्प्लिकेशन मैच कर रही है बट जी शबानाज खैर आपकी हो गई सबकी हो गई अभी तो नेम कॉल की हैं जिनकी नहीं हुई चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अल्लाह हाफिज़